हेलो दोस्तों, अफगानिस्तान एशिया का एक ऐसा देश है जहां यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और फिर अमेरिका जैसे बेहद ताकतवर देश आए, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्हें वहां से जाना पड़ गया। 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला कर दिया था। 20 सालों के बाद अमेरिका वहां से जा रहा है। अमेरिका से पहले 1979 में सोवियत यूनियन ने भी अफगानिस्तान को इन्वेड किया, पर महज 9 सालों के बाद उन्हें भी वहां से जाना पड़ गया। यही नहीं, लगभग 200 साल पहले 1839 में दुनिया की सुपर पावर ब्रिटेन हुआ करता था और दुनिया भर में कई इलाकों में अंग्रेजों की ही हुकूमत हुआ करती थी। उस वक्त ब्रिटेन ने 1899 में अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की थी और लगभग 16,000 ब्रिटिश सैनिकों को काबुल पर हमला करने के लिए भेजा। नतीजा, अगले 3 साल के बाद वहां पर केवल एक ब्रिटिशर था। और ऐसा ब्रिटिश एम्पायर ने एक बार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ये 3 बार किया और तीनों बार उन्हें हारना पड़ा। तो फिर आखिर मिडिल एशिया में मौजूद इस छोटे से देश पर हर कोई कब्जा करना क्यों चाहता है, और आखिर क्या वजह है कि लगभग 3 करोड़ की आबादी वाला ये देश, जो ज्यादा अमीर भी नहीं है, फिर भी उन देशों को यहाँ से वापस जाना पड़ता है जिन्होंने ग्रेट ऑटोमन एम्पायर को भी खत्म कर दिया था। हर ताकतवर देश यहाँ लड़ने के लिए क्यों तैयार है? तो इसका जवाब है, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले महाद्वीप के बीचों बीच में देश मौजूद है और यहाँ पर अगर रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा तो एशिया में भी रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। इसीलिए सबसे पहले 1839 में ब्रिटेन ने रशिया का इन्फ्लुएंस रोकने के लिए ही अफगानिस्तान पर 2 बार अटैक किया था और तीसरी बार ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर को रोकने के लिए यहाँ पर अटैक किया था। हालांकि तीनों बार उन्हें हार का सामना ही करना पड़ा। इसी तरह 1979 के बाद सोवियत यूनियन और यूएसए भी यही करते रहे और फिर 2001 से लेकर 2021 तक की अमेरिका की कोशिश भी यहाँ अपनी पकड़ बनाने की रही, लेकिन वो भी नाकामी रही पिछले 20 सालों में। इसीलिए अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर यानी सल्तनतों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा दिन तक एक हुकूमत चल ही नहीं पाती। इसकी एक मेन वजह है इसकी जियोग्राफी। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड देश है, इसका कोई भी एरिया समुद्र से नहीं मिलता। इसका मतलब ये कि अगर किसी भी सुपर पावर देश को अफगानिस्तान पर कब्जा करना है तो वो अपने सैनिकों को यहाँ आसानी से भेज ही नहीं सकते। इसके लिए उन्हें अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये देश है ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना। और इनमें से भी ईरान और चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते। तो ऑब्वियस सी बात है, ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में सोल्जर या सामान की सप्लाई भेजना आसान नहीं है। दूसरी एक बड़ी वजह है पहाड़, जो कि अफगानिस्तान के 75% एरिया को कवर करते हैं। यहाँ मौजूद है हिंदू कुश पर्वत, जो कि हिमालयन माउंटेन्स का हिस्सा होने के साथ साथ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक भी है। इसीलिए तो अफगानिस्तान का आधे से ज्यादा भाग 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ जब देश के 75% एरिया में हो तो वहाँ पर कोई भी कभी भी छुप सकता है और इन पहाड़ों का यूज एक शील्ड की तरह कर सकता है और कहीं से भी निकल सकता है। इसीलिए तो अमेरिकी सेना के लिए यहाँ पर टारगेट्स को ढूंढना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाता था और इसीलिए बाहरी देशों के ट्रूप्स का यहाँ पर ट्रेवल करना, अपने सैनिकों के लिए हेल्प भेजना काफी ज्यादा मुश्किल बन जाता है। यहाँ की जो आबादी है और जो शहर हैं, वो भी इन पहाड़ों के बीच घाटियों में एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे से इनका संपर्क भी कटा हुआ है। हजारों सालों से यहाँ पहाड़ों के बीच घाटियों में जो इंसानी आबादियां रहती हैं, उनका देश के दूसरे हिस्सों में जाना तक नहीं होता था। यानी कि वो एक तरह से देश के अंदर मौजूद एक अलग ही देश हैं। उनके अपने अलग कल्चर हैं, अलग रहन सहन और अलग खान पान भी है। ये लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, इसीलिए कोई एक गवर्नमेंट इसे ज्यादा दिनों तक संभाल नहीं पाती। अफगानिस्तान पर कुछ सालों तक मुगल्स ने भी शासन किया था, पर इसके लिए मुगल्स को भी अलग तरीके अपनाने पड़े। एरियाज को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान की ट्राइब्स को वो पैसे देते थे या फिर उन्हें ही ज्यादातर रूलिंग पावर दे देते थे। ऐसा करने के बाद भी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से कई बार मुगल एम्पायर का हिस्सा बने और उनके हाथ से निकले भी। जो देश काफी ज्यादा पहाड़ों से भरा हो तो वहाँ मूवमेंट करना वैसे भी काफी मुश्किल भरा काम होता है। ऊपर से 1960s के टाइम पूरे अफगानिस्तान देश में लगभग 50 किलोमीटर लंबी ही पक्की सड़क बनी थी। जी हाँ, केवल 50 किलोमीटर। ऐसे में जब सोवियत यूनियन के ट्रूप्स अफगानिस्तान आए तो उनके मिलिट्री व्हीकल्स जब इन पहाड़ों की भूल भुलैया से होकर गुजरते थे तो अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के लड़ाके इनका रास्ता रोककर पहाड़ों में वापस से छुप जाते। एक ही रास्ता, ऊपर से पहाड़, यानी व्हीकल्स अलग चल भी नहीं सकते। तो अब बाहरी सैनिक अनजान जगहों पर पहाड़ों में ही फंस जाते थे और कई महीनों, यहाँ तक कि सालों के लिए ये रूट्स ही ब्लॉक हो जाते थे। 1960s के टाइम रोड्स यहाँ पर काफी कम थी, पर धीरे धीरे रोड्स बनाई तो गई, पर फिर भी उतनी ज्यादा नहीं बन सकी। सबसे मेन रोड जो अफगानिस्तान में जाने के लिए है वो है खैबर पास, जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान फिर अफगानिस्तान से हिंदू कुश पर्वत को कनेक्ट करती है। अमेरिकन और नाटो अफगानिस्तान में ट्रूप्स और सप्लाई ले जाने के लिए इसी रोड का यूज करते थे। पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में वो इसी रास्ते से एंट्री करते। सैनिकों के लिए सप्लाई भी यहीं से होती, पर हैरानी की बात यह है कि सप्लाई के लिए तालिबानी भी इसी रोड का यूज करते थे। दोनों ही के लिए ये रोड काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये बात तालिबान को भी पता थी, इसीलिए उन्होंने खैबर पास का एक ब्रिज 2009 में उड़ाकर इस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया। अब अमेरिकन पाकिस्तान से भी नहीं आ सकते थे और ईरान से उनकी ऑलरेडी नहीं बनती, इसीलिए अफगानिस्तान में सप्लाई के लिए उन्हें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का रास्ता अपनाना पड़ा। सर्दियों का मौसम आते ही जिस देश का 75% एरिया पहाड़ों से घिरा हो, वहाँ चलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ऊपर से बिना रोड के। और नॉर्मल मैदानों में रोड बनाना आसान है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पहाड़ ही पहाड़ हो, वहाँ पर रोड बनाना काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगती हैं और क्योंकि पहाड़ों में बार बार सुरंग बनानी पड़ेगी, इसके लिए काफी ज्यादा खर्च भी आएगा। इवन यहाँ पर 1-1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए भी करोड़ों रुपए का खर्च आता है। डेवलपमेंट न हो पाने की वजह से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास इतना बजट ही नहीं है कि वो ऐसी रोड को बनवा सकें, और बिना रोड के बड़े बड़े व्हीकल्स को लेकर चलना अमेरिकन के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। अमेरिका के लगभग 1,10,000 सैनिक सन 2011 के टाइम अफगानिस्तान में थे, जो कि काफी ज्यादा है। इतनी तो बहुत से देशों की खुद की सेना भी नहीं होती जितने अमेरिकन सैनिक यहाँ पर मौजूद थे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक 2001 से लेकर 2019 तक इस सैन्य अभियान में उनके $778 बिलियन खर्च किए गए, जो कि सैमसंग कंपनी की वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। और अगर अलग की एड और बाकी के खर्चों को भी मिला लिया जाए तो अमेरिका ने यहाँ पर लगभग $1 ट्रिलियन खर्च कर डाले। इनमें से ज्यादातर पैसा अमेरिकन सैनिकों के ऊपर ही खर्च हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान की गर्मी अमेरिका के सैनिक नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसीलिए उनके टेंट में एसी भी लगी होती थी और इससे भी खर्च काफी ज्यादा बढ़ जाता था। इन 20 सालों में यहाँ लाखों लोगों की मौत भी हुई, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक शामिल हैं। तो इस तरह से हमें ये बात तो पता चल गई कि वार से फायदा किसी का होने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। फिर भी हम इंसान क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी प्रॉब्लम से निपटने के बजाय स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ज्यादा ध्यान वार्स पर ही देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।